अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे बाउंड्री कंडीशन फॉर डी, यानी कि डी वेक्टर के लिए हमारे पास बाउंड्री कंडीशन क्या होती है। आज हम उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो हमें डी के बारे में पता होना चाहिए कि डी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो इसकी मेन स्टेटमेंट हमारे पास क्या बनेगी, बाउंड्री कंडीशन फॉर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इन डाइलेक्ट्रिक मीडियम। ठीक है, तो इसके लिए भी हम बाउंड्री कंडीशन डिस्कस करते हैं। जैसे लास्ट लेक्चर्स में हम जो है वो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एच वेक्टर के लिए भी हम बाउंड्री कंडीशन को डिस्कस कर चुके हैं, और उसके साथ हमने मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बी के लिए भी हमने बाउंड्री कंडीशन को डिस्कस किया था। ठीक है, तो आज बात करते हैं हम बाउंड्री कंडीशन फॉर डी की। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन से हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पर, और डेफिनेशन है हमारे पास इसकी, द कंडीशन दैट डी मस्ट सेटिस्फाई एट द इंटरफेस सेपरेटिंग द बाउंड्री ऑफ द मीडिया ऑफ टू मीडिया इज कॉल्ड बाउंड्री कंडीशन फॉर डी। बिल्कुल सिंपल सेम डेफिनेशन लिखी हुई है। ठीक है, तो उसको आप रीड कर सकते हैं ध्यान से। इसको यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे हम। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये फिगर लिखेंगे, टू ऑब्टेन द बाउंड्री कंडीशन फॉर डी लेट अस कंसीडर अ पिल बॉक्स लाइक सरफेस एट द इंटरफेस बिटवीन टू डिफरेंट मीडिया। ठीक है, तो यहाँ पर डी वेक्टर के लिए भी बाउंड्री कंडीशन को ऑब्टेन करने के लिए हम किसी भी इंटरफेस पर जो कि दो मीडियम्स को यहाँ पे देखें सेपरेट आउट कर रहा है, वहाँ पर भी हम एक पिल बॉक्स टाइप हम एक जो है वो पिल बॉक्स जो है वो कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, तो ये इसको मज़ीद देखते हैं। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, द पिल बॉक्स इज़ कंपोज्ड ऑफ 4 सर्फेसेज। जैसा कि हमारे पास बी फैक्टर में भी जो पिल बॉक्स है वो 4 सर्फेसेज से मिलकर बना था, यहाँ पर भी ये हमारे पास S1, ये S2, ये S3 और ये S4 आ गए। ठीक है, वही चार सर्फेसेज है जो हमने फर्स्ट कंडीशन में रिप्रेजेंट की थी। इसी तरह यहाँ पे ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, S1 इज इक्वल टू टॉप मोस्ट अपर सरफेस, S2 इज इक्वल टू लोअर मोस्ट सरफेस, S3 इज इक्वल टू कर्व्ड सरफेस ऑफ अपर सिलेंडर एंड S4 इज इक्वल टू कर्व्ड सरफेस ऑफ लोअर सिलेंडर। ठीक है, इस चीज़ के बराबर आ गई। तो यहाँ पर मजीद देखें क्या लिखते हैं, लेट D1 एंड D2 बी द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इन मीडियम 1 एंड 2 एज शोन इन फिगर। ठीक है, तो मीडियम 2 के अंदर जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो D2 है, और इसी तरह जो मीडियम 1 है उसमें जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो क्या है हमारे पास से D1 है। ठीक है, मजीद देखते हैं यहाँ पे, हम यहाँ पे लिखते हैं लेट D1 एंड D2 बी द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स इन मीडियम 1 एंड 2 रेस्पेक्टिवली। सो द इंटेग्रल फॉर्म ऑफ फर्स्ट मैक्सवेल्स इक्वेशन। तो इसके लिए हम कौन सी यूज़ करेंगे इक्वेशन, फर्स्ट मैक्सवेल्स इक्वेशन यूज़ करेंगे। ठीक है, और वो हमारे पास क्या होती है, ये होती है। ठीक है, उसकी ये जो है वो इंटेग्रल फॉर्म है। तो ये हमने मैक्सवेल इक्वेशन ले लिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास ये जो होल सरफेस के लिए है इंटेग्रल, तो अगर हमने चारों सरफेसेस के लिए लेना हो तो ये S1 के लिए आ गया, S2 के लिए, ये S3 के लिए, और ये हमारे पास S4 के लिए आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये हमारे पास एक स्टेप है, इसमें देखें हम लिख सकते हैं यहाँ पे, नाउ इफ़ h अप्रोचेस टू 0 देन देयर विल बी नो कंट्रीब्यूशन ऑफ सरफेस S3 एंड S4। हमें पता है कि ये जो पिल बॉक्स है, अगर इसकी हाइट अगर इसको हम कंप्रेस कर दें तो दरमियान वाली जो दो सर्फेसेज है वो क्या हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी। ठीक है, तो उनको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो पीछे हमारे पास क्या रह जाएगी, सिर्फ हमारे पास जो देखें मज़ीद यहाँ पे इसको लिखकर एक्सप्लेन कर दिया गया, देयरफॉर जो सरफेस 3 और सरफेस 4 है, यानी कि ये जो दो सर्फेसेज के लिए जो हमारे पास रिलेशंस है गोज़ टू 0, वो 0 बन जाएंगे, एंड बोथ S1 एंड S2 become same surfaces S due to overlapping on डैश्ड सर्वे। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पे S1 और S2 बच गए हमारे पास। ठीक है, तो इन दोनों में देखें हम यहाँ पे भी DA आ रहा है, दोनों में से D और इंटेग्रल को हमने यहाँ पर इनको कॉमन ले लिया आपस में। ठीक है, यहाँ पे जो है वो ये जो दो वेक्टर है, ठीक है, ये देखिए हमारे पास कभी भी ये इसको जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो A बचेगा, A कभी भी जो है वो 0 के इक्वल नहीं हो, तो इसका मतलब है सिर्फ ये वाला जो फैक्टर है इसको हम किसके इक्वल ले लेंगे, हम इसको 0 के इक्वल ले लेंगे। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या आ गया, 0 के इक्वल आ गया। ठीक है, तो अब नेक्स्ट देखिए हमारे पास जो क्या है वो नेक्स्ट देखिए, ये जो हमारे पास जो D1 है और D2 है, इसको भी हम इनके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में हम डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास यहाँ पे सरफेस में ये आ गया इसके D1 का, हमारे पास ये आ गया नॉर्मल कंपोनेंट, और ये आ गया उसका टेंजेंशियल कंपोनेंट। ठीक है, इसी तरह हमारे पास जो D2 है ये आ गया उसका नॉर्मल कंपोनेंट, और ये आ गया उसका टेंजेंशियल कंपोनेंट। ठीक है, तो उसको हमने दो उसके टेंजेंशियल कंपोनेंट्स में हमने इसको डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो मज़ीद हम देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमने वहाँ पर उनको कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दिए यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर देखें जो है वो N1 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये चीज़ बनेगी, N2 को यहाँ पर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये वाली चीज़ बन जाएगी। ठीक है, और नेक्स्ट देखें यहाँ पे हमारे पास क्या बनता है, तो यहाँ पे देखिए हमें पता है कि ये जो डॉट प्रोडक्ट्स है इनको ओपन करेंगे तो हमारे पास कॉस की फॉर्म में आ जाएगी। ठीक है, और जो हमारे पास जो नॉर्मल कंपोनेंट है वहाँ पे एंगल 90 डिग्री का बन रहा है, और जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है वहाँ पर जो है वो एंगल जो है वो कितने का बनेगा, 180 का बनेगा। लेकिन टेंजेंशियल कंपोनेंट क्योंकि हम ऑलरेडी हम उसको 0 कर चुके हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो है वो सिर्फ इन दो वैक्टर्स को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यानी कि टेंजेंशियल कंपोनेंट्स को जो है वो हमने ओपन करके लिख लेना है।
और नॉर्मल कंपोनेंट्स जो हैं वो उनको यहाँ पे हमने सेम एज टी लिखना है, ठीक है। तो ये अगर ठीक है, यहाँ पे देख के cos 90 जो है हमें पता है 0 के बराबर होता है, इसलिए ये फैक्टर भी खत्म हो जाएगा और ये फैक्टर भी, यानी कि दोनों टेंजेंशियल कंपोनेंट्स हमारे पास यहाँ पे खत्म हो जाएगा और सिर्फ नॉर्मल कंपोनेंट्स रह जाएंगे, ठीक है। नॉर्मल कंपोनेंट्स को भी अगर हम ओपन करेंगे तो हमारे पास जो है वो एक एंगल 0 बनेगा और एक के लिए एंगल 180 डिग्री का बनेगा, ठीक है। तो वो किसके बराबर होगा, ये cos 1 हमारे पास +1 की फॉर्म में यहाँ पे आ जाएगा और cos 180 डिग्री जो है हमारे पास -1 की फॉर्म में आ जाएगा, तो यहाँ पे माइनस रह जाएगा, ठीक है। और यही वो बाउंड्री कंडीशन है जो कि हमने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डी के लिए हमने फाइंड आउट करनी थी, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको वाइंड अप करेंगे इसके साथ, इस थ्योरी के साथ। हैंस नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज नॉट कंटिन्यूस ओवर द इंटरफेस बाउंड्री ऑफ टू डिफरेंट मीडिया, इट चेंजेस बाय अमाउंट विच इज इक्वल टू फ्री सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा एट द इंटरफेस, ठीक है। तो हम सॉरी यहाँ पर एक चीज़ और आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर ये जो हमारे पास जो आ रही है ना, ठीक है, यहाँ पर देखिए ये जो डेंसिटी थी उसको हमने वॉल्यूम डेंसिटी को सरफेस डेंसिटी में हमें कन्वर्ट कर दिया था, ठीक है। तो ये हमारे पास बेसिकली यहाँ पे 0 नहीं आ रहा, बल्कि ये हमारे पास क्या आ रही है, सरफेस डेंसिटी आ रही है, ठीक है, राइट हैंड साइड पर। तो इस बात का आप लोग ख्याल कर लीजिएगा, बाई मिस्टेक मैं इसको 0 पढ़ता रहा हूँ, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे आप इसका जो है वो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं 1 बाय 1 करके इन तमाम पेजेस का। तो ये था हमारे पास इसका जो है वो फर्स्ट पेज आ गया, ठीक है। तो बस यही था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने बाउंड्री कंडीशन फॉर डी वेक्टर या फिर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को डिस्कस किया है। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।